Hello friends, welcome to my class. Today we are going to discuss about very interesting topic, agriculture. Agriculture means कृषि. एग्रीकल्चर वर्ड जो है ये एक लैटिन भाषा के शब्द एग्रीकल्चरा से बना है. एग्रीकल्चरा जैसे दो भागों में डिवाइडेड है, एग्री प्लस कल्चरा. एग्री का मतलब होता है फील्ड, फील्ड मीन्स खेत. एग्रीकल्चरा, कल्चरा का मतलब है ग्रोइंग, कल्टीवेट या हम जोतना इसको कह सकते हैं. तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है एग्री प्लस कल्चरा, फील्ड ग्रोइंग, जिसमें कि जैसे एक खेत के अंदर अपने को खेत को जो है सोइल को हमने कल्टीवेट करना है इस हिसाब से कि उसके अंदर कोई भी फसल उगाई जा सके. एग्रीकल्चर इज ए साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सोइल. इसके अंदर ये जो एग्रीकल्चर भी एक तरह का हम साइंस मान सकते हैं. इसको एक साइंस है जिसके अंदर की सोइल को कल्टीवेट किया जाता है, सोइल को इस हिसाब से जोता जाता है, इस हिसाब से कल्टीवेट किया जाता है कि उसके अंदर फसल उगाई जा सके. कल्टीवेशन ऑफ सोइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाया जा सके. एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे जानवरों को भी पाला जा सके. टू प्रोवाइड, जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है. टू प्रोवाइड फूड, वूल, वूल से जैसे हमें ये शिप वगैरह पाली जाती है जब हमें हमारे क्लोथ वगैरह बनते हैं. एंड अदर प्रोडक्ट्स. ज़्यादातर लोगों में मिथ होता है कि एग्रीकल्चर का मतलब है कि हमने जो खेती बाड़ी की है, सिर्फ जहाँ पे फसल उगाई गई है उसी को ही कृषि कहा गया है. लेकिन कृषि का मतलब या एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फसल उगाने से हम नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फसल उगाना है. एग्रीकल्चर का मतलब है जहाँ पे पशुपालन भी किया जाए और फसलें भी उगाई जाएं. दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, दोनों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एग्रीकल्चर कहेंगे. अब है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग जो है वो तीन तरह की होती है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि दो वर्ड यूज हो रहे हैं. सबसिस्टेंस जो है ये दो बार आया है, सबसिस्टेंस इसमें भी आ रहा है और सबसिस्टेंस इसमें भी आ रहा है. सबसिस्टेंस का मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन के रूप में ले सकते हैं, पर्याप्त के रूप में ले सकते हैं. जो ये सबसिस्टेंस वर्ड है, ये जो है जो फार्मर होता है वो थोड़े से फील्ड में या जरा सी आप कह सकते हैं कि बहुत कम एरिया के अंदर खेती करता है और वो खेती सिर्फ उसके अपने अपने परिवार के लिए ही पर्याप्त होती है, उसको वो सेल नहीं करता है. ठीक है. जो खेती की जाती है या जो भी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है वो सिर्फ उस फार्मर की फैमिली के लिए यूज होती है, उसे हम कह सकते हैं सबसिस्टेंस, कि पर्याप्त करना. अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि प्रिमिटिव और इंटेंसिव में क्या फ़र्क होता है. तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड यूज़, जैसे ओल्ड वाला जो तरीका होता है, जो खेती का जो पुराना तरीका था, इसके अंदर क्या था कि जो पुराने तरीके से खेती की जाती थी, पुराने टूल्स यूज़ किए जाते थे. जैसे बिल्कुल जो पुराना तरीका था, मानसून के ऊपर निर्भर थी खेती, और इसके अंदर जो किसान था वो बहुत ज़्यादा लेबर नहीं यूज़ करता था, उसकी अपनी फैमिली ही कृषि करती थी. और जो पुराने टूल वही फावड़ा वगैरह और वो सब यूज़ किए जाते थे. और जो फर्टिलाइज़र थे वो भी अपने पुराने तरीके के यूज़ होते थे, कोई भी न्यू बायोटिक वगैरह यूज़ नहीं किया जाता था. अब ये इंटेंसिव फार्मिंग जो है ये भी नॉट फॉर सेल ही होती है. लेकिन अब जैसे ये एक ज़मीन का टुकड़ा है सपोज करिए, अब ये आगे से आगे डिवाइड होता जाता है. आगे से आगे डिवाइड होने के बाद अब ये ज़मीन का टुकड़ा तो उतना ही है,
लेकिन उसके बाद जो फैमिली है वो किसान की बढ़ती जाती है, और उसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर खाने वाले जने जब बढ़ जाते हैं, जब फैमिली ग्रोथ होती गई, बढ़ते गए, और उसके ऊपर उसके पैदावार जो है उसे ज़्यादा चाहिए होती है, जो किसान होता है उसे पैदावार ज़्यादा चाहिए होती है। मान लीजिए इतने ही ज़मीन के टुकड़े के ऊपर उसे खाने वाले जब बढ़ गए तो उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं, और उसने ज़्यादा अनाज उगाने की कोशिश करता है, तो उसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसके अंदर वो बायोटिक का यूज़ करता है, थोड़े बहुत जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसका यूज़ करता है वो, और इसके अंदर जो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है। जो ये वाली इस तरह की जो फार्मिंग है वो बिहार के एरिया में, असम के एरिया में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पे अब मान लो इतने से फार्म के ऊपर वो ट्रैक्टर तो चला नहीं पाएगा, या वो बहुत ज़्यादा जो इनपुट्स है वो तो यूज़ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो बायोटिक्स यूज़ कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगा सकता है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक ही छोटे से खेत के अंदर ज़्यादा लोग जब काम करते हैं और बायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, या इतने ही एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जाती है और ज़्यादा लोग काम करते हैं, बायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, और छोटे से एरिया से फसल पैदावार ज़्यादा उगाई जाती है, तो उसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इसमें बस इतना ही है कि इसमें इतने ही भाग से हम फसल थोड़ी कम भी आ गई तो भी कोई बात नहीं, ओल्ड तकनीक यूज़ होती है इसके अंदर थोड़ी मॉडर्न तकनीक यूज़ हो जाती है, इसमें काम करने वाले लेबर ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें पैदावार ज़्यादा होती है, और दोनों के अंदर ही जो फसल है वो घर के लिए यूज़ होती है, वो नॉट फॉर सेल होती है। अब कमर्शियल फार्मिंग आती है। कमर्शियल फार्मिंग का जैसे नाम से पता चल रहा है कि कमर्शियल मतलब इससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। कमर्शियल फार्मिंग का क्या मतलब है कि इससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये फॉर सेलिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग जो है ज़्यादातर जैसे शुगर केन हो गई, हमारा जो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, इसका जो है बाहर भी आयात किया जाता है, और इससे हमें काफ़ी इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और कमर्शियल फार्मिंग का यूज़ जो है अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी बहुत बेनिफिट रहते हैं इसके। तो ये हमारा जो है इन तीनों में अंतर रहता है। ये जो प्रिमिटिव हो गई ये ओल्ड तरीके से होती है, किसान सिर्फ अपनी अपनी फैमिली के लिए करता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ये भी होती है अपनी अपनी फैमिली के लिए ही है, लेकिन इसके अंदर खाने वाले जने बढ़ जाते हैं तो ज़मीन के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, और उससे थोड़ी सी ज़मीन से ही जब हम ज़्यादा पैदावार लेते हैं तो उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस बोल देते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग जो है वो फॉर सेल होती है, और इसका जो है इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, और इसका यूज़ जो है हम बाहर जो है विदेशों के लिए भी यूज़ की जाती है, और जो है इसका यूज जो है अपने लोकल भी लोग करते हैं, छोटे लेवल पे भी होती है और हायर लेवल पे भी ये होती है। इसका यूज जो है दोनों तरीके से किया जाता है। खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई में शोन की जाती है, और अक्टूबर और नवंबर में हार्वेस्टिंग होती है इसकी। इसके जो एग्जांपल है राइस, मेज, मिल्ट एंड ग्राउंडनट है, जिसे हम हिंदी में जैसे बाजरा, मक्का, मूंगफली और चावल वगैरह जो है इसके उदाहरण रहते हैं। रबी की फसल जो है ये अपने अक्टूबर और नवंबर में उगाई जाती है, और मार्च अप्रैल में जाकर के इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसके अंदर हम जो है गेहूँ और चना, और अपना तीसरे नंबर पे आ जाता है जैसे हम इसके अंदर सरसों, ऑयल सीड जो है अपने ऑयल सीड, वीट एंड ग्राम हम इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है जायद की फसल। ये इन दोनों फसलों के मिड पीरियड में उगाई जाती है, जैसे कि फरवरी से मार्च के अंदर ही उगाई जाती है, और मई जून के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसके अंदर हम ले सकते हैं जैसे कुकुम्बर आ गया, वाटरमेलन आ गया, या जैसे हम जिसे कह देते हैं आगे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह आ जाती हैं, इस तरह की जो फसलें होती हैं वो हमारी जायद की फसलें कहलाती हैं।
अब बारी आती है फसलों के प्रकार की, जैसे फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, प्लांटेशन वाली क्रॉप्स एंड गार्डन क्रॉप्स। सबसे पहले आता है फूड क्रॉप्स का मतलब होता है वो क्रॉप्स जो कि खाने के काम आती हैं, जैसे राइस, वीट, मेज एंड मिल्ट। ये वाली फसलें हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, क्योंकि अब जैसे वीट है, वीट का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं खाने में, तीनों टाइम हम चपाती खाते ही खाते हैं। राइस भी खाने के यूज़ होती है। राइस का जो राइस हम बहुत ज़्यादा बहुतायत से यूज़ करते हैं खाने के लिए। उसके बाद मेज़, मिलेट, ये सब भी हमारी खाने योग्य फसलें हैं। उसके बाद है कमर्शियल क्रॉप्स है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनका यूज़ हम बेचने के लिए करते हैं, आयात के लिए करते हैं। हालांकि शुगर केन भी खाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसका जो आयात भी किया जाता है, ये बेची जाती है। जूट हो गई, कॉटन हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, इनका आगे हम आयात भी करते हैं। कमर्शियल पर्पज़ से फसलें उगाई जाती हैं। और आगे आते हैं फिर प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर। और गार्डन क्रॉप्स में आ जाती हैं हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की क्रॉप्स। जितनी भी हमारी जो फल फ्रूट वाली फसलें आती हैं, वेजिटेबल की फसलें आती हैं, वो सब हमारी गार्डन क्रॉप्स कहलाती हैं। एग्रीकल्चर का जो यूज़ है, एग्रीकल्चर का हमारे जो भारत के अंदर हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके अंदर क्या यूज़ है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे भारत के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इसका क्या यूज़ होता है। कि एक तो जैसे इससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है जो इंडस्ट्रियल के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करती है। जो जितना भी कच्चा माल, मान लो हमने जैसे कॉटन उगाई, या हमने जैसे कपड़े मिलते हैं, हम ये कपड़े पहनते हैं, लेकिन कॉटन के कपड़ों को बनाने के लिए जो कपास वगैरह मिलती है वो खेतों में उगाई जाती है। उसी तरीके से जो इंडस्ट्री है हमारी, जो जितना भी सामान बनाती है, उसके लिए जो हमें जो एरिया प्रोवाइड होता है, या वो सारी जो मार्केट प्रोवाइड होती है कि वो सेल कहाँ करेंगे इतना सारा सामान, वो इन्हीं लोगों को सेल करते हैं। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि का हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की क्लास के लिए इतना ही।